अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का पार्ट नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ASTM C33 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ASTM C136 सिविल एनालिसिस ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट एंड ASTM C29 यूनिट वेट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, ये 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग डायरेक्टली चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मिल जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखें ताकि आप लोगों को कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की कंप्लीट समझ आ सके। ठीक है, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं डिज़ाइन में। मैंने डिज़ाइन और जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था और पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को पोर्टलैंड सीमेंट और एडमिक्सचर के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन हो तो फिर हम लोग कैसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिकेशन ना हो तो फिर हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन ना हो, जैसा कि मैंने स्पेसिफिकेशन 1, स्पेसिफिकेशन 2 और स्पेसिफिकेशन 3 में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया था ना कि कैसे स्पेसिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन ना हो तो फिर हम लोग कैसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में तो उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की होती है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी क्लास है, इतनी वाटर सीमेंट रेशियो है, ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे पूरी उसने डिटेल में बताया होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, जर्नल जो रिक्वायरमेंट है ASTM ने और ACI ने दी है, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो चाहिए होगी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को शुरू करने के लिए। तो हमें ये रिक्वायरमेंट हमें क्लाइंट की तरफ से या हमारी प्रोजेक्ट की जो कोई ड्राइंग है या कोई स्पेसिफिकेशन है, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, जिससे हम लोग ये कम से कम देख लेंगे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और हम लोग क्या क्या चीज़ें नॉर्मल यूज़ करेंगे, ये कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 20 MPa है। फॉर एग्जांपल ये हमें किसी जगह से मिलेगी, ड्राइंग से मिलेगी, या हमारे क्लाइंट ने या किसी ने हमें बता दिया, या हमारा जो साइड पे जो भी पर्सन था उसने बताया कि, तो या फॉर एग्जांपल हम लोग एक थर्ड पार्टी लैब रन कर रहे हैं तो उसने हमें बता दिया कि भाई हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 20 MPa है। ठीक है, और हमारा जो सीमेंट है उसने सीमेंट का बता दिया कि भाई ये हम लोग सीमेंट यूज करेंगे, टाइप 1 यूज करेंगे और OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये हमारी टाइप 1 है, ये हमारा सीमेंट है और 20 MPa हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, तो जो एग्रीगेट है उसके बारे में भी हमें वो बता देगा कि हमारा जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज है वो 20 mm है, यानी 20 mm 19 mm है, या 25 mm है, या 37 mm है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो या फिर साइड वाले हमें प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये चीजें हमारे पास है, इसकी बेस पे हमें एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन बना दें। ठीक है, तो हम ये 2-3 चीजें जो हमारे पास अवेलेबल होंगी हम इसी को फॉलो करके आगे कंक्रीट मिक्स डिजाइन को शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो 20 MPa हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ये हमारे पास सीमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चिराड लिखा हुआ है, चिराड सीमेंट, आपके पास चिराड भी हो सकता है, लकी भी हो सकता है, बेस्ट वे भी हो सकता है, OPC टाइप 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ASTM C33 को देखेंगे, यानी ASTM C33 को चेक करेंगे। डेजिग्नेशन C33/C33M स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट एग्रीगेट्स, ये वाली स्पेसिफिकेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो उसने क्या दे दिया, स्कोप, तो आप स्कोप को पढ़ लें। स्कोप के बाद यहाँ पे देखो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे उसने रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं, यहाँ पे उसने टेबल 1 दे दिया, लिमिट्स फॉर डेल्टेरियस सब्सटेंस इन फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। तो ये डेल्टेरियस जो है ना, ये फाइन एग्रीगेट के लिए ये लिमिट्स हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं टेबल 2 ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे देखो उसने क्या दे दिया, साइज नंबर, साइज 1, 2, 3 ऐसे साइज दे दिए यहाँ पे। तो इस साइड पे उसने सीज दे दिए, नॉमिनल साइज दे दिए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मटेरियल होगा, ठीक है,
वो 1 साइज हो सकता है, 2 साइज हो सकते हैं, 3 साइज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी CV एनालिसिस करेंगे। CV एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसका ब्लेंड बनाएंगे। ब्लेंड बनाने के बाद तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कंबाइन ग्रेडिंग आ रही है वो किस लिमिट में फॉल कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोग चेक करने के बाद देख लेंगे कि हमारा कौन सा साइज बन रहा है, कौन सा नंबर साइज आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें फॉल कर सकती है, इसमें फॉल कर सकती है, ठीक है ना, इसमें फॉल कर सकती है। तो हम लोग ये सारी डिटेल आगे हम लोग जब ब्लेंड बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लो कि ASTM C33 ने कैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये टेबल 2 है। जब भी आपके पास कोई भी लिमिट्स ना हो, यानी आपके पास स्पेसिफिकेशन ना हो, अगर स्पेसिफिकेशन ने ये लिमिट्स मेंशन कर दी हैं तो फिर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। तो अगर स्पेसिफिकेशन ने मेंशन कर दिया यानी C33 का रेफरेंस दे दिया तो फिर हम लोग ये वाले लिमिट्स फॉलो करेंगे अपनी कंबाइन ग्रेडिंग में, ठीक है। तो टेबल 2 के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेबल 3। टेबल 3 लिमिट्स फॉर डिलीटेरियस सब्सटेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने डिलीटेरियस के बारे में यहाँ पे बता दिया है। तो क्लास डेजिग्नेशन उसने यहाँ पे दे दिया 1S 2S 3S, टाइप और लोकेशन ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, फुटिंग, फाउंडेशन, कॉलम्स एंड बीम्स। यहाँ पे उसने क्ले लम्प्स के बारे में बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे उसने मटेरियल फाइनल देन 200 सीव के बारे में बता दिया, अब्रीजन के बारे में बता दिया, साउंडनेस के बारे में बता दिया कि अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बी है तो बी को हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पे कितने परसेंट है, 18% दे रहा है। बी को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करोगे तो क्या कह रहा है कि अगर आप लोग सोडियम सल्फेट यूज़ कर रहे हो तो कितना है, 12%, ठीक है। द अलाउएबल लिमिट्स फॉर साउंडनेस शैल बी 12% इफ सोडियम सल्फेट इज यूज, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने फाइनल देन 200 सीव के बारे में बता दिया कि 1% यहाँ पे देखो मैक्सिमम अलाउएबल, ठीक है। तो सी यहाँ पे उसने सी दे दिया, तो सी नीचे आप चेक करें कि सी क्या है। तो यहाँ पे असल में 1 है, लेकिन आगे कुछ कंडीशन के हिसाब से 1.5 भी दे रहा है, कुछ उसने और भी आगे टर्म एंड कंडीशन दी है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सम ऑफ क्ले लम्प्स आप देखते हो तो फिर ये वाली कंडीशन है, अगर सिंपल क्ले लम्प्स देखते हो तो फिर ये वाली कंडीशन है। तो क्लास के हिसाब से है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन में लिमिट्स ना हो तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। नॉर्मली स्पेसिफिकेशन ये लिमिट्स मेंशन करती हैं कि कितना आपका क्ले लम्प्स होना चाहिए, मटेरियल फाइनल देन 200 सीव कितनी होनी चाहिए, अब्रीजन कितनी होनी चाहिए, सोडियम सल्फेट आप कितने % होने चाहिए, सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन मेंशन करती है, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो फाइन एग्रीगेट की यहाँ पे उसने लिमिट दे दी है, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। यहाँ पे उसने सी दे दिए 9.5, नंबर 4, 8, 16, 30, 50, 100, ठीक है। तो आगे उसने लिमिट दे दी है, ठीक है ना। 9 के सामने 100 है, फिर 4 के सामने 95 से लेकर 100 है। तो ऐसे ही यहाँ पे उसने 100 तक मेंशन कर दिए, लेकिन नीचे देखो उसने 200 मेंशन नहीं की। 200 के बारे में मैं आप लोगों को ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे देखो उसने फाइनेंस के बारे में बता दिया, FM, इसको हम FM बोलते हैं। ये क्या है, फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है ना। शैल नॉट बी लेस देन 2.3 नॉर मोर देन 3.1, यानी 2.3 से लेकर 3.1 लिमिट है। नॉर्मली स्पेसिफिकेशन भी तकरीबन यही चीज़ें मेंशन करती है, 2.3 से लेकर 3.1 तक। ये आगे हम लोग डिज़ाइन में भी FM को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 200 सीव का उसने मेंशन नहीं किया, तो ये मैं ऊपर आप लोगों को बताता हूँ टेबल 1 में। यहाँ पे देखो उसने टेबल 1 दे दिया, लिमिट्स फॉर डिलीटेरियस सब्सटेंस इन फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। यहाँ पे क्ले लम्प्स के बारे में उसने दे दिया कि 3% मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। आगे उसने दे दिया मटेरियल फाइनल देन 200 सीव, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि कंक्रीट सब्जेक्ट टू अब्रीजन। अगर कह रहा है कि अब्रीजन हो यानी लॉस एंजलस अब्रीजन 3%, ऑल अदर कंक्रीट के लिए 5%। ये ए से मेंशन किया। ए से क्यों मेंशन किया, आगे देखें। ए कहता है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड, कौन सी वाली सैंड, ये उसने लिमिट दे दी है नेचुरल सैंड की। ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड है कि अगर आप लोग नेचुरल सैंड यूज़ नहीं कर रहे, यानी आप लोग प्लांट वाली सैंड यूज़ करें। प्लांट वाली सैंड कौन सी होती है कि हम लोग जब एग्रीगेट को क्रश करते हैं तो हमारे पास एक स्टोन्ड सा आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, ठीक है। उसके लिए उसने लिमिट क्या दे दी है, 5 और 7। यहाँ पे उसने एक अब्रीजन का लफ्ज़ लिखा हुआ, ये लॉस एंजलस अब्रीजन है।
कहता है कि वो वाली कंक्रीट यानी वो वाला एरिया जहां पे आपकी अब्रिजन हो। अब्रिजन कब होगी? जब उसके ऊपर गाड़ियां चलेंगी, कुछ चीज चलेगी तो आपका एग्रीगेट टूटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अब्रिजन। जैसे कलवर्ट हो गया, जैसे आपका ब्रिज हो गया, ठीक है ना, या आपने रोड के ऊपर कंक्रीट की हुई है तो वहां पे गाड़ियां चल रही हैं तो आपकी एग्रीगेट टूटेगी ना, तो वो अब्रिजन होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए यानी रोड्स वगैरह के लिए, ब्रिजेस वगैरह के लिए, कलवर्ट वगैरह के लिए आपकी लिमिट क्या है? 200 की 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो आपकी 200 की पासिंग है ना, जब आप सी एनालिसिस करेंगे तो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग वगैरह है, कोई वाल है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अब्रिजन नहीं होगी, तो उसके लिए लिमिट क्या है? 5। अगर आप लोग मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज़ करें यानी प्लांट यानी स्टोन डस्ट को आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर 3 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं डिज़ाइन में, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं डिज़ाइन में। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले चलेंगे सी एनालिसिस में। सबसे पहला काम जब आपने डिज़ाइन को शुरू करना है तो आपने क्या करनी है? सी एनालिसिस करनी है। हमें पता चला गया कि हमारी स्ट्रेंथ 20 एम्पियर थी और हमारा जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज था वो 20 mm था या 19 mm, ये दोनों तकरीबन सेम ही है, 20 mm या 19 mm, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने एग्रीगेट लेबॉर्ट्री में लेके आना है। हमारे पास या तो सैंपल लेबॉर्ट्री आ जाएगा या हम लोग प्लांट पे जाएंगे या हम लोग साइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे? सैंपल को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद लैब ले आएंगे। लैब में ला के हमने क्या करना है? उसकी सी एनालिसिस करनी है। हमारे पास एक साइज हो सकता है यानी पूरा मिक्स मटेरियल आ सकता है, हमारे पास 2 साइज हो सकते हैं, हमारे पास 3 साइज हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 साइज है, एक 19 mm और दूसरा 12 mm, ठीक है ना। तो हमने क्या करना? सबसे पहले काम जो एग्रीगेट हमारे पास होगा हम उसकी क्या करेंगे? सबसे पहले क्वार्टरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्रीगेट है, हमने क्या कर लिया? उसकी क्वार्टरिंग कर ली। एक तो ये मेथड है, लेकिन सही वाला मेथड क्वार्टरिंग बॉक्स वाला मेथड है। हमने क्या करना? मटेरियल को यानी जो हमारे पास एग्रीगेट होगा उसको हमने क्या करना है? क्वार्टरिंग बॉक्स में डालना है। डालने के बाद हमने उसकी क्वार्टरिंग कर लेनी है, ठीक है ना। क्वार्टरिंग करने के बाद, क्वार्टरिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो मटेरियल है ना वो प्रॉपर मिक्स हो जाए, यानी उसमें जो कोर्स फाइन होगा ना वो प्रॉपर मिक्स आ जाए, ताकि आपकी सी एनालिसिस सही आए, यानी आपकी सी एनालिसिस सही तरीके से हो जाए, ठीक है ना। जो भी आपके पास पासिंग आए वो एग्जैक्ट पासिंग आए। आप लोग 2 सैंपल ले सकते हैं, आप लोग 3 सैंपल ले सकते हैं, आप लोग 4 सैंपल ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 3 सैंपल लें, ठीक है ना। 3 सैंपल लेके फिर आप क्या करें? उसकी एवरेज ले लें। यहाँ पे मैंने देखिए एवरेज ली हुई है। तो जो हम लोग टोटल वेट लेंगे वो कितना वेट होना चाहिए? उसके लिए क्या है कि ASTM C 136 में उसने डिटेल बता दिया। मैं आप लोगों को वो बताता हूँ पहले। देखो यहाँ पे सी एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, तो सारा सी एनालिसिस के बारे में उसने यहाँ पे बताया हुआ कि कैसे आप लोग सी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसने प्रोसीजर भी बता दिया है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या बता दिया? फाइन एग्रीगेट मिनिमम 300 ग्राम, ठीक है ना। फाइन एग्रीगेट कौन सी एग्रीगेट होती है? जैसे आपके पास नेचुरल सैंड होगी, मैन्युफैक्चर्ड सैंड होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। आगे कोर्स एग्रीगेट, तो अभी हम लोग फिलहाल कोर्स एग्रीगेट को देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास 19 mm है तो देखो उसने कितना बता दिया है? मिनिमम 5 kg। कम से कम आप लोग क्या करेंगे कि 5 kg लेंगे। अगर आपने 3 सैंपल लिए तो 5 kg कम से कम एक सैंपल, फिर 5 kg का दूसरा सैंपल, फिर 5 kg का तीसरा सैंपल। ऐसे नहीं है कि आपने एग्जैक्ट 5 ही लेना है, आप 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 25 है तो फिर आपका 10 kg होना चाहिए, अगर 37 है तो फिर 15 होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी प्रोसीजर भी उसने बता दिया कि आपने क्या करना है, मटेरियल आपका प्रॉपर ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई ना हो तो फिर आपने क्या करना है, 110 ±5 डिग्री पे आप ओवन में रख के उसको ड्राई कर लें। और बाकी जो प्रोसीजर पूरा उसने यहाँ पे बताया हुआ है, आप इसको भी प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है ना, C136 को। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 सैंपल ले लिए, यानी हमने क्वार्टरिंग की और 3 सैंपल ले लिए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। इसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है। तो हमने क्या किया, उसकी सीव एनालिसिस की, ठीक है ना। 1 इंच सीव लगाई तो हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं आई। फिर हमने 3/4 लगाई तो उसके ऊपर इतनी रिटर्न आई। फिर 1/2 के ऊपर इतनी रिटर्न आई। फिर 3/8 के ऊपर इतनी रिटर्न आ गई, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास जो रिटर्न आएगी, रिटर्न डिवाइडेड बाई टोटल वेट
मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिटर्न परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम पासिंग निकालेंगे तो 100 माइनस हमारे पास जितनी भी रिटर्न परसेंटेज होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, पासिंग आ जाएगी। तो इस तरह फिर आगे सेकंड वाले को भी देखेंगे, रिटर्न वेट डिवाइड बाई टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100 हमारे पास रिटर्न परसेंटेज, 100 माइनस हमारे पास जितनी भी रिटर्न परसेंटेज आएगी तो वो आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फार्मूला भी चेक कर सकते हैं, देखो रिटर्न डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, फिर यहाँ पे क्या है 100 माइनस हमारे पास रिटर्न परसेंटेज। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, सबकी कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद तीनों की एवरेज ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, तीनों की एवरेज ले ली। तो इधर देखिए मेरे पास सीधे और ऐसे परसेंटेज है, यहाँ पे 100 देखो 100, फिर आगे 94, फिर आगे 3.4, फिर आगे 1.4। तो हमने क्या कर दिया, ग्राफ को ड्रा कर दिया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 12.5 की हमने 3 सैंपल लिए, हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना उसका रिक्वायर्ड वेट है, उसी हिसाब से हम लोग वेट ले लेंगे। फिर ठीक है, वेट लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी ग्रेडेशन कर लेंगे, यानी उसको सीवे लगा लेंगे, उसकी पासिंग निकाल लेंगे तीनों की। ठीक है ना। फिर तीनों की एवरेज लेके यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज मेंशन कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना। हमारे पास कितने साइज थे, साइज 1 और साइज 2। ठीक है ना, यानी 12.5 और 19। तो ये दोनों को हम लोग अभी क्या करेंगे, ब्लेंड में यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ब्लेंड हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम वही चीज़ जैसे हमने एसफाल्ट मिक्स डिज़ाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम उसी तरह हम लोग ब्लेंड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमने पासिंग निकाली थी 3/4 की, यहाँ पे देखें जो हमारे पास एवरेज आई थी ना, यही हमने एवरेज सेम उठाई और उठा के हम लोगों ने क्या कर ली, यहाँ पे मेंशन कर ली। ठीक है ना। 3/4 की जो पासिंग हमारे पास आ गई थी, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ऐसे 12.5 की पासिंग जो एवरेज हमारे पास आई थी, ये वाली, ये भी हमने उठाई और यहाँ पे हमने क्या कर दी, मेंशन कर दी। इसको भी मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया। अभी हमने क्या करना है, हम 50-50 मिक्स कर सकते हैं, हम लोग 60-40 की रेशो के हिसाब से हम लोग मिक्स कर सकते हैं, हम लोग 70-30 की रेशो से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर इस तरह मिक्स करेंगे कि हमारे पास जो भी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स होंगी, ठीक है ना, जो हमें स्पेसिफिकेशन ने रिकमेंड की होगी, हम लोग ASTM C33 को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन होगी तो उसने ऐसे कुछ लिमिट्स दी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लिमिट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करेंगे। परसेंटेज को चेंज करके देखेंगे किस परसेंटेज पे हमारी जो ये वाली जो कंबाइन ग्रेडिंग है ना, ये वाली इसके मिड में आ रही है। हम कोशिश करेंगे कम से कम इसको मिड में रखें। ठीक है ना। 19-20 हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आपके पास लिमिट्स हो ना, उसके मिड में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जब आप लोग साइड पे यूज़ करें तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी आपकी लिमिट्स के बाहर नहीं चला जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ASTM C33 को, यानी साइज नंबर 6 को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमने ASTM C33 क्यों यहाँ पे हमने लिख लिया। हमने क्या किया कि नॉर्मल जो रेशो रखी 60-40 की, नॉर्मली जो हम लोग रेशो रखते हैं वो तकरीबन 60-40 की हम लोग रेशो रखते हैं। वैसे बाकी फिर भी आप लोग अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ये 60-40 बन रही है या 70-30 बन रही है या 50-50 बन रही है। ठीक है ना। तो हमने 60-40 के हिसाब से हमने यहाँ पे कंबाइन ग्रेडिंग बनाई और ये वाली जो लिमिट्स हमारे पास आई, ये हमने किस में चेक की, ASTM C33 में चेक की। तो जब हमने चेक किया तो ये साइज नंबर 6 में फॉल कर रही है। ठीक है। तो अगर इसमें फॉल ना करे तो आप लोग चेक कर रहे हैं, हो सकता है इसमें फॉल कर ले, हो सकता है इसमें फॉल कर ले। तो जो साइज नंबर 3 में लिमिट्स थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और इधर देखें हमारे पास जो आउटसाइड पे क्या है, लिमिट्स हैं, और जो सेंटर में हमारी क्या आ रही है, कंबाइन ग्रेडिंग आ रही है। ठीक है ना। तो ये कंबाइन ग्रेडिंग हमने कैसे बनाई, हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन में बताता हूँ। जो हमारे पास परसेंटेज आएगी, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई जो हमने परसेंटेज रखी थी, ठीक है ना, जो हमने रेशियो रखी है वो डिवाइडेड बाई 100। जब 100 मल्टीप्लाई बाई 60 जो हमने रेशियो रखी है डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास क्या आ गई 60। फिर हमारे पास जो पासिंग यानी थी हमने वहाँ से 19 mm से ली है, वो 94.1 मल्टीप्लाई बाई 60
डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास 56 आ गया, ठीक है। तो फिर ऐसे 3.4 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 100, ये फिर आगे ये फिर आगे ये, ऐसे हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। इसी तरह ही हमने 12.5 को निकाला, जो हमारे पास पासिंग आई थी वो पासिंग मल्टीप्लाई बाई जो हमने रेशियो रखी थी वो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100, तो फिर ऐसे 93.7 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास ये आ गया। फिर ऐसे 24.4 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100 तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमने सबको कर लेना। अगर हमारे पास कोई थर्ड साइज़ भी होगा यानी एक साइज़ और भी होगा, उसी को भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनको हमने जमा कर लेना। 60 40 हमारे पास 100 आ गया, फिर 56.4 40 तो ये आ गया, फिर 237 ये आ गया, फिर 19.7 ये आ गया, फिर 0.5 1.8 तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने ऐसे ही जमा कर लिया। जमा करके फिर हम लोग ऐसे जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन लिमिट्स होंगी मिनिमम मैक्सिमम, तो जैसे इसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 100 90 से लेकर 100 20 से लेकर 55 0 से लेकर 15 और 0 से लेकर 5, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। तो ये कोशिश कीजिएगा कि सेंटर में रहे। तो हमने ब्लेंड भी बना लिया, ठीक है, हमारे पास ब्लेंड बन गया। दो काम हमारे पास हो गए। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले कोर्स की सीव एनालिसिस की और उसका हमने यहाँ पे ब्लेंड बना लिया, ठीक है। ब्लेंड के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट की सीव एनालिसिस करेंगे। सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, ASTM C136 जैसे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपका जो मटेरियल है वो प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, कोर्स के लिए भी और फाइन के लिए भी। लेकिन फाइन का थोड़ा सा मेथड चेंज है। वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को वॉश करेंगे, वॉश करके हम लोग सीव एनालिसिस करेंगे। कोर्स के लिए भी अगर आप वॉश कर सकते हैं तो आप लोग वॉश कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बाकी फाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल को वॉश करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने मटेरियल को साइड से उठाना है। आपके पास देखो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक नेचुरल सैंड है यानी रिवर वाली सैंड है, एक मैन्युफैक्चर सैंड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो प्लांट वाला जो हमारे पास स्टोन डस्ट होता है, ठीक है ना, स्टोन डस्ट है। और ये एक्सकेवेशन से हम लोग नेचुरल सैंड निकालते हैं, किसी रिवर से निकालते हैं, जो हमारे पास कोई नॉर्मल सोर्स है वहाँ से हम लोग उठाते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सैंड। जो प्लांट से बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड, ठीक है ना। तो आपने सैंपल लिया, सैंपल लेके आपने उसकी क्या करनी, क्वार्टरिंग करनी है। सबसे पहले क्वार्टरिंग करने के बाद जितना भी आपको सैंपल रिक्वायर्ड होगा, यानी उसने बता दिया कि मिनिमम 300, तो हम लोग 500 700 तकरीबन 1 kg के राउंड बोर्ड हम लोग क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे। उसको हमने सबसे पहले ड्राई करना, ओवन में रख देना। ओवन में 110 ±5 डिग्री पे हमने उसको क्या करना है, ओवन ड्राई कर लेना, या हमने उसको प्रॉपर एयर ड्राई कर लेना, ठीक है ना। अगर एयर ड्राई हो जाए या ओवन ड्राई हो जाए, कोशिश करेंगे ओवन ड्राई कर लें तो बेहतर है। ओवन ड्राई हो गया, फिर हमने उसको क्या करना है, वॉश करना है। 200 सीव पे हमने उसको क्या करना है, वॉश करना है। वॉशिंग करने के बाद फिर हमने उसको ड्राई करना है। जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाए फिर हमने उसकी क्या करनी है, सीव एनालिसिस करनी है, यानी सैंपल 1 की, फिर सैंपल 2 की, फिर सैंपल 3 की। सेम उसी तरह जो हमारे पास रिटर्न वेट आएगा, सीव के ऊपर वेट आएगा, वो डिवाइडेड बाई टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिटर्न परसेंटेज आ जाएगी। फिर 100 माइनस रिटर्न परसेंटेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पासिंग आ जाएगी। इसी तरह सेकंड की हमने निकालनी है, फिर इसी तरह थर्ड की निकालनी है। तो तीनों को हमने जमा करके इसकी एवरेज ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एवरेज मेंशन कर दी, ठीक है। तो वही स्पेसिफिकेशन जो ASTM C33 ने मेंशन की हुई है, ये वाली स्पेसिफिकेशन हमने क्या कर ली, वहाँ पे मेंशन कर ली। लेकिन देखो यहाँ पे उसने 100 तक दिया, 0 से लेकर 10। तो यहाँ पे देखो उसने जो C1 है नंबर 100 0 से लेकर 10 तक, लेकिन 200 मेंशन नहीं की। 200 उसने कहाँ पे मेंशन की हुई है, देखें यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग नॉर्मल ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी है, 3, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दी 0 से लेकर 3 तक, ठीक। बाकी वही स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दी, यहाँ में हमने 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ऐसे हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट्स आ जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम, और
बाकी सेंटर में हमारी क्या आ जाएगी, जो पासिंग आई थी वो वाली आ गई। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं फाइनेंस मॉडुलस की तरफ, यानी एफएम की तरफ। तो एफएम कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास रिटर्न परसेंटेज होगी लेकिन 200 की सी उसमें ऐड नहीं करनी। जितनी भी आपके पास रिटर्न परसेंटेज होगी, यानी फॉर एग्जांपल 3/8 की जो रिटर्न परसेंटेज है, नंबर 4 की, नंबर 8 की, 16 की, 30 की, 50 की और 100 की। ठीक है, 200 शामिल नहीं करना। सबको हम जमा करेंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अगर हमारे पास 3 सैंपल है, यानी सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों को हम लोग जमा कर लेंगे। ठीक है, 3 पे डिवाइड कर लेंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा सबको जमा करने के बाद डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऐसे किया हुआ, तीनों को जमा किया हुआ। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों को जमा कर लेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सबको जमा कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने जमा किया तो डिवाइड बाई हमने क्या कर देना, 100 कर देना। देखो यहाँ पे सबको हमने यहाँ पे जमा किया और डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एफएम आ गया। यानी 200 के अलावा जितनी भी आपके पास सीरीज होंगी उनको हम जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफएम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था एफएम का तरीका। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यूनिट वेट को। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने साइज थे कोर्स एग्रीगेट के, यानी 19 mm एक था, 12 mm दूसरा था और फिर हमारे पास क्या थी, सैंड थी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 यूनिट वेट निकालेंगे। 19 mm का निकालेंगे, 12 mm का निकालेंगे और सैंड का निकालेंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 12 mm और 19 mm कोर्स एग्रीगेट होंगे फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड यूनिट वेट भी निकालेंगे। यानी दोनों को इकट्ठा करने के बाद सेम जैसे हमने यहाँ पे ब्लेंड बनाया था ना 60-40 की रेशियो से, सेम यही रेशियो हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड यूनिट में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिट वेट को, ASTM C29। तो मैं ASTM C29 पहले आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखें डेजिग्नेशन C29, बल्क डेंसिटी यूनिट वेट, ठीक है ना, एंड वाइड्स इन एग्रीगेट। तो सारी डिटेल उसने यहाँ पे बता दी है कि कैसे आपने यूनिट वेट वगैरह को करना है सारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें कैपेसिटी ऑफ मैयट, तो उसने बता दिया है कि आप लोगों ने जो बकेट यूज़ करनी है ना मैयट करने के लिए, यानी यूनिट वेट निकालने के लिए, तो साइज़ के हिसाब से उसने बता दिया कि अगर ये 25 होगा यानी 25 mm है तो 9.3 वाला या 9.3 लीटर वाली बकेट यूज़ करेंगे। अगर 37 होगा तो फिर 14 वाली, अगर 12 वाला होगा तो फिर 2.8 वाली। ऐसे उसने बता दिया। बाकी उसने टर्म एंड कंडीशन भी बता दी। तो फिर आगे देखिए उसने रॉडिंग प्रोसीजर भी बता दिया कि अगर आप लूज यूनिट वेट करेंगे तो फिर रॉड की जरूरत नहीं है, फिर हम रॉड नहीं लगाएंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, रॉडेड यूनिट वेट करेंगे तो फिर हम लोग 25 स्टोक पर लेयर हम लोग लगाएंगे। हम लोग 3 लेयर में इसको फिल करेंगे और 25 ब्लोज लगाएंगे। ठीक है ना, ये मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। बाकी भी उसने प्रोसीजर बता दिया यहाँ पर। तो फिर आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बारे में उसने बता दिया। तो ये वाला फार्मूला हम लोग आगे फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि ASTM C29 ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ASTM C136 और ASTM C29। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम जिस तरह हमने क्वार्टरिंग की थी सीव एनालिसिस के लिए, उस तरह ही हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरिंग करेंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास एग्रीगेट है, ये हमारे पास बकेट है, ये छोटा साइज़ है, ये उससे बड़ा साइज़ है, फिर ये उससे बड़ा साइज़ है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने लूज यूनिट वेट करना है। यहाँ पे देखें क्या है कि डिस्क्रिप्शन 19 mm लूज यूनिट वेट। तो हमारे पास इस तरह बकेट होगी। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, बकेट का वॉल्यूम निकालेंगे। पानी से निकाल लें या किसी बर्नर वगैरह से निकाल लें या किसी स्केल से निकाल लें। ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है। तो कोशिश करेंगे जितना बेहतर आपका वॉल्यूम निकला है उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मैयट। जो हमारे पास बकेट है ना, ये वाली जो बकेट है उसका वॉल्यूम हम लोगों ने ले लिया। ठीक है ना, तो हमने क्वार्टरिंग कर ली। क्वार्टरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, स्कूप के साथ या किसी बॉल्स के साथ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग लूज यूनिट वेट करेंगे तो बकेट में हम लोग ऐसे मटेरियल डालते जाएंगे। ठीक है ना, आराम आराम से डालने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे ना
रॉड के साथ उसको लेवल करना है, और लेवल करने के बाद आपने क्या करना है, उसका वेट ले लेना है, ठीक है ना। जो भी आपके पास वेट आ जाए, यहाँ पे हमारे पास वेट आ गया नंबर 1 16,469, 16,523, 16,408, हमने यहाँ पे 3 किए थे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट बकेट प्लस एग्रीगेट, यानी बकेट का वेट भी इसमें शामिल है और एग्रीगेट का भी शामिल है। तो हमारे पास बकेट का वेट भी चाहिए होगा, जैसे हमने वॉल्यूम निकाला था, तो सेम हम लोग बकेट का वेट भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बकेट का वेट भी मेंशन कर दिया, जो बकेट का अपना वेट है। ये क्या है, एग्रीगेट के साथ है, एग्रीगेट प्लस बकेट है, और ये सिंपल बकेट है, और नीचे बकेट का क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि m = g - t। g हमारे पास क्या है, टोटल वेट है, ठीक है ना, माइनस टी क्या है, हमारे पास बकेट का वेट है। हम क्या करेंगे, इससे ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट का वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बकेट का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे। नीचे हमने क्या कर दिया, v को डिवाइड कर दिया जो बकेट का वॉल्यूम था। तो देखें, टोटल वेट माइनस बकेट का वेट डिवाइडेड बाई हमारे पास बकेट वॉल्यूम, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मैड है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेट आ गया। इस तरह हम लोग सेकंड का कर लेंगे, इस तरह ही हम लोग थर्ड का कर लेंगे। तो आगे हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों की एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो ये था लूज यूनिट वेट। आगे हम लोग क्या करेंगे, रॉडेड यूनिट वेट निकालेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट हमने क्या करनी है, रॉडिंग करनी है। आपने क्या करना है, ये बकेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेयर डालनी है, बाउल के साथ या किसी स्कूप के साथ डाली। राड के साथ आपने क्या करना है, 25 ब्लोज लगाने हैं। फर्स्ट लेयर 25 ब्लोज, फिर मटेरियल डालना है 25 ब्लोज, फिर मटेरियल डालना है 25 ब्लोज। तो ब्लोज लगाने के बाद फिर आपने ऐसे रॉड के साथ आराम से आपने उसको लेवल करना है, और लेवल करने के बाद आपने क्या करना है, उसका टोटल वेट यहाँ पे मेंशन कर लेना। बाकी हमारे पास बकेट का वेट और वॉल्यूम तो ऑलरेडी होगा, तो आपने टोटल वेट से बकेट का वेट माइनस करना है, डिवाइड बाई आपने वॉल्यूम करना है, तो आपके पास क्या आ जाना है, यूनिट वेट आ जाना है। तो तीनों की आपने एवरेज ले लेनी है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, रॉडेड यूनिट वेट निकालेंगे। लूज यूनिट वेट और रॉडेड यूनिट वेट, ये 19 mm का, फिर आगे 12 mm का हमने क्या करना है, लूज यूनिट वेट, फिर आगे रॉडेड यूनिट वेट। रॉडेड मतलब कि रॉड के साथ हमने उसको कंपैक्ट किया। लूज का मतलब कि हमने लूज किया, यानी हमने कुछ भी नहीं उसमें किया, जस्ट हमने आराम से मटेरियल उठाया, उसमें डाला और उसका लूज यूनिट वेट ले लिया। एग्रीगेट के बाद हम लोग देखते हैं नेचुरल सैंड को। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल सैंड है, ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड भी हो सकती है। लूज यूनिट वेट और रॉडेड यूनिट वेट, जिस तरह हम लोग एग्रीगेट का यूनिट वेट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर हम लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। लूज यूनिट वेट निकाल लेना है, फिर उसके बाद और रॉडेड यूनिट वेट निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया 19 mm का, 12 mm का एंड सैंड का, तीनों का हमने यूनिट वेट निकाल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन, इसको बोलते हैं कंबाइन यूनिट वेट। कंबाइन यूनिट वेट जस्ट हम लोग कोर्स एग्रीगेट का करेंगे, सेम वही परसेंटेज जो हमने ब्लेंड में यूज की थी। यहाँ पे देखें, कंबाइन लूज यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट 19 mm एंड 12 mm, मिक्सिंग रेशियो 60-40। जो 60-40 की रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लेंड में यूज़ की थी ना, सेम वही रेशियो हम लोग यूज़ करेंगे कंबाइन में। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50-50 रेशियो यूज़ की है, तो फिर आप लोग यहाँ पे भी 50-50 के हिसाब से, यानी 50% आप लोग एक मटेरियल लोगे, 50 दूसरा लोगे। अगर आपने 60 यूज़ किया तो 60 हम लोग 19 लेंगे और 40 हम लोग 12 लेंगे। दोनों को हम लोग प्रॉपर मिक्स करने के बाद हम लोग यूनिट वेट करेंगे, ठीक है ना। सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने 19 का ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया था, वही प्रोसीजर हम लोग कंबाइन यूनिट वेट में भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो कंबाइन रॉडेड यूनिट वेट होगा, हमारे पास कंबाइन रॉडेड यूनिट वेट होगा, ये वाला हम लोग डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी यूनिट वेट हम लोग डिज़ाइन में यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट रॉडेड यूनिट वेट जो कंबाइन होगा कोर्स एग्रीगेट का, वो वाला यूज़ करेंगे। बाकी जो यूनिट वेट्स होंगे ना हमारे पास, ये वाला लूज यूनिट वेट हो गया, ये वाला लूज यूनिट वेट हो गया, और ये वाला सैंड का लूज यूनिट वेट होगा, ये हम लोग आगे जब रेशियो निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जस्ट हम लोग कंबाइन कोर्स एग्रीगेट का जो रॉडेड यूनिट वेट होगा वो हम लोग डिज़ाइन में यूज़ करें।
तो ये वाला कंबाइन रॉडेड यूनिट वेट 1.613 ये हम लोग डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो डिज़ाइन में देखें 1.613 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1613 मल्टीप्लाई 1000 करके। ये हमने क्यों किया, यहाँ पे देखें केजी पर क्यूबिक मीटर हमने कर दिया, वो था ग्राम पर सीसी, ये था ग्राम पर सीसी, तो हमने क्या कर दिया केजी पर क्यूबिक मीटर कर दिया मल्टीप्लाई बाई 1000 करके, ठीक है। तो ये एफएम है 2.684 जो हमने निकाला था, यहाँ पे देखें सैंड का 2.684, तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हम लोग ये यूज़ करेंगे 2.684 ये एफएम हमारे पास और ये कंबाइन यूनिट वेट। तो देखें हमने कितना लंबा काम किया, एफएम निकाला, फिर उसके बाद हमने कंबाइन यूनिट वेट किया। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कंबाइंड यूनिट वेट एंड एफएम। यही चीज़ों की बेस पे हम लोग आगे डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बाकी ये जो टेबल वगैरह हो गया, बाकी ACI 211 होगी, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग ये रेशो लेंगे, कैसे हम लोग एफएम को यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग यूनिट वेट को जो हमने रॉडेड यूनिट वेट निकाला है कंबाइन, इसको हम लोग आगे कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में यानी पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। बाकी ये भी सारी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में या ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।